आप एसआर ग्रुप में गए जो कि बाद में हच बना, आज वोडाफोन है वो। SR and Reliance came face to face in competition. Then we suddenly realized तो गड़बड़ हो गया। टेलीकॉम का एक्सपीरियंस बताइए। गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए थे मोबाइल्स के लिए 1994 में। एक एयरटेल को मिला था और एक स्टर्लिंग सेलुलर को मिला था। तो ये स्टर्लिंग सेलुलर वाले शिवशंकरन साहब हमारे पास आए। वी डिमांडेड $100 मिलियन प्लस। इतना डिमांड सिर्फ लाइसेंस देने के लिए? पीस ऑफ पेपर के लिए। Why I sold my telecom license? Because there was a minister who was looking for money and I could not pay money. आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कैसे hundreds of crores, thousands of crores की बिडिंग हुई थी। आपको स्पेक्ट्रम मिलता था, वायरलेस स्पेक्ट्रम, उसकी वैल्यू थी। फ्रॉम नथिंग वी क्रिएटेड अ बिजनेस व्हिच इन 2 years was worth $800 million. फिर I moved to Motorola. उस समय में तो अमंग हाईएस्ट पेड इंडियन एग्जीक्यूटिव थे। $500,000 पर ईयर आप उस समय सैलरी कमाते थे। करेक्ट। आप आते हो सर मुरादाबाद से, मतलब कितनी फुलफिलिंग जर्नी रही। चैलेंजेस थे एंड आई नेवर लुक बैक। मोटोरोला का ही सबसे पहला फोन था वर्ल्ड में। Motorola was the inventor of mobile and wireless. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जो एलन मस्क स्टारलिंक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, दैट कॉन्सेप्ट मोटोरोला ने 1992 में किया, लेकिन दैट प्रोजेक्ट वेंट बैंकरप्ट। व्हाई? क्योंकि ये आपका कैश वॉलेट जो था, ये आई थिंक पेटीएम से 1 साल पहले था। अब ऑक्सीजन बताता हूँ मैं आपको। कूपन्स होते थे उस समय प्रीपेड में। दे वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिवर्सल ऐप, जो बाद में पेटीएम ने एक तरह से बनाया। करेक्ट। बिगिनिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने $35 मिलियन इन्वेस्ट किया। हमने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया था वॉलेट को प्रमोट करने के लिए। Oxygen Wallet. Now playing the life is easy. सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को यहाँ स्पॉन्सर किया। फिर हमने न्यूजीलैंड टीम को भी एक सीजन स्पॉन्सर किया। Download the Oxygen Wallet app. गुजरात को IPL में स्पॉन्सर किया। What went wrong then? क्योंकि आप पेटीएम से तो बहुत आगे थे। हमने कहा Biggest waste of money in your career? मार्केटिंग एक्सपेंस ऑन ऑक्सीजन वॉलेट। One regulation that killed innovation of India. इंटरेस्टिंग चीज थी, अब तो कह सकते हैं बहुत टाइम हो गया। हाय, कैसे? हाय। My journey has been very exciting all through my life. Why do you say so, sir? Is because every time a new thing happened, something, when I started my career to where I am today, I've been through several transitions. मतलब उसमें कोई एक सा नहीं रहा। हर बार एक नया चैलेंज आया, हर बार एक नया अपॉर्चुनिटी आया, हर बार एक नए तरीके से उसको करने का मौका मिला। तो बहुत एक्साइटमेंट रहा हमेशा लाइफ में। मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है लाइफ में, स्क्रैच से एंड तक की हैं। मतलब इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस आई वाज द फर्स्ट पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करके उसको बड़ा किया, बनाया, और उसमें अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। 0 to 1 वाले सर थोड़े अलग होते हैं, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि फिर लेकिन आपने कॉर्पोरेट में तो लाइक फॉर एग्जांपल मोटोरोला एंड बिफोर दैट हच, राइट, एसआर ग्रुप, इसमें तो आपने बड़े स्केल पे काम किया है। देखिए, मोटोरोला सिर्फ एक ऐसी मेरी लाइफ की जर्नी थी जो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया। उससे पहले जितना भी मैंने एसआर ग्रुप वाला, एसआर ग्रुप में भी जो भी मैंने काम किया वो स्क्रैच से किया। आप एसआर ग्रुप में भी सीईओ थे सर? हाँ, एसआर में मैंने सबसे पहले जब पहला प्रोजेक्ट किया एसआर में, तो वो एक स्टील प्लांट था। उससे पहले मैं डीसीएम ग्रुप से आया था, केमिकल इंजीनियरिंग वो सब बैकग्राउंड था, और फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में थे। लेकिन जब मैं एसआर में आया तो ऑब्जेक्टिव तो वही था कि पेट्रोकेमिकल में कुछ बनाएंगे, लेकिन क्योंकि वो स्टील में थे और एक स्टील का बड़ा अपॉर्चुनिटी आया, उन्होंने कहा आप ये लगा दीजिए। आई सेड मैं तो स्टील के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। कहते नहीं कोई बात नहीं है, इट्स ऑल गुड। सो एसआर ग्रुप लेड बाय शशि रुइया एंड रवि रुइया, मैंने उन दोनों के साथ ही बहुत करीब से काम किया। दे वर इनफैक्ट द शेपर्स ऑफ माय कॉर्पोरेट लाइफ आफ्टरवर्ड्स। आप उस समय कितने साल के होंगे जब आपने? मैं उस समय 32 साल का था। तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया वाइजैग में। इट वाज 1989 में। आप समझिए वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस समय में। आज तो क्या होगा मतलब अब आज 20-30 हज़ार करोड़ का तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। डीसीएम में मैंने
वहाँ पर भी मैंने लाला चरतराम के साथ बहुत क्लोजली काम किया। उनको डॉक्टर चरतराम बोलते थे। लाला श्रीराम बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय नॉर्थ इंडिया में, आई थिंक सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। श्री राम कॉमर्स उन्हीं के नाम पे श्रीराम ना? कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी उनका है, श्रीराम आर्ट एंड कल्चर सेंटर है, श्रीराम भारतीय कला केंद्र जो है यहाँ, सब श्रीराम ग्रुप के एक्टिविटीज़ हैं। लोग कहते थे कि भाई तुम जा रहे हो वहाँ पे, कितनी देर टिकोगे ये पता नहीं है। मैंने कहा लेकिन वैसा इंसान कुछ बहुत ज़्यादा आपको सिखा के जाता है। हाँ, तो वो मतलब आप ऐसे समझिए कि उनके साथ में काम करना वाज़ अ डेली लर्निंग। आप एसआर ग्रुप में गए, जो कि बाद में हच बना। हच को आज वोडाफ़ोन है वो। हच का वो कुत्ता या बहुत फ़ेमस या है, जिस या समय मार्केटिंग होती थी। आई राइट, थिंक उस टाइम पे आप ही सीईओ थे? यस। शशि रोया का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई देखिए वैल्यू ऐड काम करना है, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा ऐड होती है। एक बार प्रोजेक्ट इस स्टेज पर पहुँच गया, अब उसके बाद उसको लगाना-वगाना ये कोई एक्साइटिंग काम नहीं है। करेक्ट। अब कुछ और करते हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाओ बॉम्बे में। हालाँकि जब मैंने वाइज़ैक प्रोजेक्ट लगाया था, उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था। हुँ। मैंने यहीं टीम बनाई, यहीं से किया, दिल्ली से वाइज़ैक का, ऑल्दो एसआर ग्रुप का सारा सेटअप बॉम्बे में था, बट आई ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली। आप कितने साल के थे जब आप सीईओ बने सर वहाँ? मैं वहाँ पे 32 उस प्रोजेक्ट में भी मैं सीईओ ही था एक्चुअली। आई वाज़ हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हाँ, सो ही मेड मी इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आई वाज़ 31, 32 ईयर ओल्ड। ओके। वो सीईओ पूरे उसके नॉट प्रोजेक्ट बट कंपनी के कब बने आप? वो मैं एसआर ग्रुप उसमें टेलीकॉम में बना था। टेलीकॉम में बने थे आप? टेलीकॉम में मैंने 94 में हमने टेलीकॉम शुरू किया, जब लाइसेंसेस नए इशू हुए थे, हुँ, तभी काम किया। तब उन्होंने फिर उसके बाद मुझे सीईओ बना दिया उसका टेलीकॉम बिज़नेस का। हुँ। सो उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की, ये लेकिन ये मेजर थी जो आपने बोली हैं 2, एक स्टील वहाँ और एक टेलीकॉम। टेलीकॉम भी हमने स्क्रैच से शुरू किया। टेलीकॉम का एक्सपीरियंस बताइए, क्या-क्या आपने देखा टेलीकॉम हाँ, इंडस्ट्री में? टेलीकॉम बहुत बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है। एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टोरी, यू नो, बिकॉज़ इट वाज़ अ चांस अगेन। एसआर ग्रुप वाज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑयल का देख रहे थे, कुछ और चीज़ें थीं, ये सब चलता था वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओनली। So one fine day, a gentleman, his name was Shiva Shankaran, आपने पता नहीं उसका नाम सुना है या नहीं सुना है। वो he came into our office and said that he has a license for a cellular mobile business in Delhi. हुँ, तो हमको पता नहीं था सेलुलर मोबाइल बिजनेस क्या होता। बॉम्बे में ही था उस समय। आई यूज्ड टू लुक आफ्टर शशि रुइया's चेयरमैन्स ऑफिस एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स। उन्होंने मुझे उस समय वाइजैक प्रोजेक्ट के बाद ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए असाइनमेंट दिया था कि आप ओवरसीज प्रोजेक्ट देखिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वहाँ पर हम लगाएं, बाहर से कोलैबोरेट करके यहाँ लगाएं। तो इत्तेफाक से जब सर शिवा शंकर आए, उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मोबाइल बिजनेस होता है, मेरे पास एक लाइसेंस है। लाइसेंस क्या, लेटर ऑफ इंटेंट था, लाइसेंस भी नहीं था उनके पास उस समय। एंड ही सेड ये है, मेरे पास पैसे नहीं है इसको ये लगाने। वही टाइम है ना लिबरलाइजेशन और वो टेलीकॉम? 1994 उस समय जब उन्होंने लाइसेंस के बारे में बात किया, सो गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए थे मोबाइल्स के लिए 1994 में, हुँ, यू नो। 4 मेट्रो सिटीज़ में 8 लाइसेंसेस दिए गए थे, हर सिटी में 2 ऑपरेटर्स को। तभी एयरटेल को मिला होगा और एक बाकी? एयरटेल को मिला था और एक स्टर्लिंग सेलुलर को मिला था। ओके। ओके, हुँ, ऐसे ही 2-2 और 4 मेट्रो में मिले थे। सो ये स्टर्लिंग सेलुलर वाले शिवशंकरन साहब हमारे पास आए, वहाँ पर उन्होंने कहा सर मेरे लाइसेंस है और मैं लगा नहीं सकता हूँ, आई डोंट हैव द मनी टू बिल्ड इट, सो आई एम विलिंग टू गिव इट अवे। एंड ही डिमांडेड समथिंग फॉर दैट लाइसेंस हुँ, ऑफ which कोर्स। was beyond anybody's imagination even, if I may say, $100 million plus। इतना डिमांड हाँ, सिर्फ लाइसेंस हाँ, देने के लिए? लाइसेंस के पीस ऑफ पेपर के लिए। भाई साहब! मतलब कैसे, मतलब कोई कैलकुलेशन था उसके पीछे कि बस? He said that this business is going to be worth $1 billion in 5 years. He told us this. अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अब तो कह सकते हैं बहुत टाइम हो गया, हुँ, कि लाइसेंस was not transferable. अच्छा। You could not give your license to anybody else to do. तो वो तो दे रहे थे ना? हाँ, मतलब he came with a proposal, Okay. but we had to figure it out कि होगा कैसे। ओके। हाँ, बट ये पता था उनको भी और आपको भी जब वो ऑफ़र कर रहे थे एसआर हाँ। एसआर नहीं, ग्रुप? उनको पता था कि नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन अब जो नहीं हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है आकाश? एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है कि जो नहीं हो सकता उसको कैसे करना है। हमने उनसे कहा कि ठीक है, हमें पता नहीं है, बिज़नेस इतना वैल्यू का है नहीं है, हम तो हुँ, इसमें इंडस्ट्री में है नहीं। हुँ। तो हमने उनसे एक ऑप्शन ले लिया। क्या ऑप्शन लिया आपने? हमने ऑप्शन कहा कि हमको 1 साल का आप टाइम दीजिए। आपके पास पैसे नहीं है बिज़नेस लगाने के लिए, हम पैसे लगाएँगे और बिज़नेस को खड़ा कर देंगे 1 साल में। 1 साल का ही उसका प्रोग्राम था, पहले साल का।
$25 मिलियन के आसपास खर्चा था। उन्होंने मोटरोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और हमने कहा हम आपको ये 1 साल हम लगाएँगे, वी विल डेवलप इट, वी विल बिल्ड दिस बिज़नेस और 1 साल बाद अगर हमको ये लगेगा कि हाँ, इस बिज़नेस में वो वैल्यू है जो आप कह रहे हैं, तो हम आपसे ले लेंगे ये बिज़नेस, आपको पैसे दे देंगे और नहीं होगा हमको लगेगा है तो आपको वापस कर देंगे इसको और जो भी पैसा हमने लगाया होगा उसको एक हम सॉफ्ट लोन में कन्वर्ट कर देंगे आपके लिए। तो ही इमीडिएटली एग्रीड। ने शिवा से कहा कि सारा समझाओ हमें ले जाओ। तो देन आई वेंट अराउंड द वर्ल्ड 1 साल जिसमें हमने ये बिज़नेस को किया। फिर हमने एक टीम खड़ी कर दी वहाँ पर दिल्ली में। लोगों को अपॉइंट कर दिया कि बिज़नेस को लगाने के लिए मोटरोला से मीटिंग करी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, यू नो ऑल दैट वी डिड। उसके बाद में तो टावर लगाने, ये लगाना है, वो लगाना है, वो तो नॉर्मल काम था। तो अब रुया साहब ने कहा कि भाई ये तो ठीक है 1 साल में आपको तो टेक्नोलॉजी भी समझना पड़ा होगा पूरा? हाँ, तो वो ऑब्जेक्टिव पहले साल में यही था कि एक टेक्नोलॉजी समझ लें, बिज़नेस को समझ लें और ये $150 मिलियन ढूँढ लें। हाँ, ये भी तो पैसा देना था ना उसको 1 साल करेक्ट। बाद। तो हमने 1 साल के अंदर-अंदर जो हमारा 1 साल का ऑप्शन था, 1 साल ऑप्शन खत्म होने से पहले हमने स्विस टेलीकॉम के साथ एक डील कर लिया। 33% स्टेक हमने स्विस टेलीकॉम को दिया उस समय। 67 हमारे पास ही था और उस 33% स्टेक के लिए उस समय तक के 2-3 लाइसेंस और आ गए थे। वो भी शिवाशंकरन ने ही विन किए, हमने नहीं किए। हमने बहुत सारे लाइसेंसेस अप्लाई करे सारे कंट्री में, एक भी विन नहीं किया तो हमने। ये विन कैसे होता है सर? वो विन ऐसे कनेक्शन होता था? था नहीं ऐसे होता था कि उन्होंने बिडिंग करनी पड़ती थी लाइसेंस के लिए। करेक्ट। सो व्हेन गवर्नमेंट विल अनाउंस कि यहाँ पर लाइसेंस है, दिल्ली का है या दिल्ली तो हो ही चुका था। दिल्ली में बिडिंग नहीं हुआ था, उस समय में कुछ और बेसिस पे स्टेट्स में बिडिंग हुआ था। तो यू हैड टू गिव अ फी टू द गवर्नमेंट, अपफ्रंट फी, commit an upfront fee and then annual fee, a percentage of the revenue. So the entry fee was very, very high at that time. It was crazy, absolutely, you know. अगर आपको तो शायद पता नहीं होगा। मैं अभी के जियो के टाइम का जान रहा हूँ, बैंड हाँ, वेव जो बेच रहे थे सब। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कैसे हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बिडिंग हुई थी लाइसेंसेस की उस समय में। उनके for पास states. पैसा नहीं था, बिल्डिंग पैसा ही नहीं था। बट लाइसेंस के लिए पैसा था। तो लाइसेंस की वैल्यू थी जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता था, जो स्पेक्ट्रम इज वायरलेस स्पेक्ट्रम, उसकी वैल्यू थी। तो यू हैड टू बिड फॉर दैट एंड डिफरेंट पीपल विल बिड एंड हुएवर इज द हाईएस्ट बिडर विल गेट द लाइसेंस। उस समय हमें शिवाशंकर से 3 और लाइसेंस मिल गए, यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान, और दिल्ली हमारे पास था पहले। तो इट बिकेम अ वेरी बिग फुटप्रिंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। देन दिस एंटायर नॉर्थ इंडिया फुटप्रिंट, we made a deal with Swiss Telecom to partner with us. They took 33% stake for $210 million in 1 year. उस समय हमारे पास दिल्ली में शायद 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। So the value of our business when Swiss Telecom entered was $800 million. January 1996 we did that deal. बट स्टिल ह्यूज। $800 million. आज के टाइम में इतना बड़ा वैल्यू, उस समय तो सोचिए That was the value of this business, which was built in Delhi, was still to be built in the other 3 states. तो ये का एम्पायर कितना बड़ा था? It was being considered an upcoming big conglomerate. And the only comparison at that time with SR used to be Reliance. So progressive, forward-looking projects after projects after project. Like I gave you example of telecom. From nothing, we created a business which in 2 years was worth $800 million. वही मुझे साइकी समझना। सो दीज वर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स या एक फैमिली लेगेसी था उनके पीछे? नहीं, रुयास का इसी शशि रुया एंड रवि रुया lit more or less is the first generation entrepreneur. Their father had some business, small business in port related कुछ होता था. But bulk of what SR Group was built by Shashi Ruya and Ravi Ruya, both of them, so first generation. And they created enormous opportunities, you know, which is unparalleled. You know, Reliance is the only other parallel you can draw. What went different then for Ruyas and SR Group compared to like Reliance की जो स्टोरी रही है? It's a very different subject, and I think I shouldn't comment because बट आप बहुत क्लोजली पार्ट रहे हो, यू आर हाँ. पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। the Reliance approach was forward backward integration. दोनों अलग अलग businesses थे। तो उसके बाद इन्होंने रिफाइनरी बनाया। दैट इज व्हेन आई थिंक थोड़ा बहुत डाइल्यूट हुआ, कंपटीशन हुआ। कंपटीशन हुआ। ये भी रिफाइनरी लगा रहे हैं ऑयल की, ये भी रिफाइनरी लगा रहे हैं। बहुत उस समय में बहुत बड़ा पब्लिक इशू किया था एसआर ने, और वो पब्लिक इशू में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आईपीओ हुआ था? बहुत बड़ा आईपीओ था। इट वाज आई थिंक उस समय में सबसे बड़ा आईपीओ था जब एसआर ने किया था। लेकिन वो अटक गया कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। क्यों अटक गया, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ हुई।
आप उस समय में एसआर ग्रुप में ही थे? मैं एसआर में था। और तो मैं आप तो उस समय में टेलीकॉम कर रहा था, शुरू टेलीकॉम कर कर दिया रहे था थे। करना मैंने। ओके। तो देन उस समय टेलीकॉम में एसआर का इंटरेस्ट फाइनेंशियली रह गया था बस। इंटरेस्ट उनका फाइनेंशियल था, इन्वॉल्वमेंट बिज़नेस में कुछ ज़्यादा नहीं था था। नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं था। पंजाब में हम कुछ कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था उस समय में। मोटोरोला से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। सारे बिज़नेस मोटोरोला ने डेवलप किए थे उस समय। एंड मोटोरोला का उस समय नंबर 1 टेलीकॉम नेटवर्क्स में, मोबाइल नेटवर्क्स में नंबर 1 मार्केट शेयर था। तो मैंने उस समय ये डिसाइड किया कि अगर टेलीकॉम में नहीं एसआर ग्रुप रहेगा तो मैं आई वांट टू बी इन टेलीकॉम। हुँ। तो फिर आई मूव टू मोटोरोला। तो मोटोरोला हमारे साथ बहुत क्लोज़ली काम करते थे। दे हैड नोन मी काफ़ी क्लोज़ली, उन्होंने मुझे देखा था कैसे हमने काम किया है, क्या किया है। तो उन्होंने कहा हमारा बिज़नेस यहाँ पर बढ़ाना है हमको, इंडिया में। तो आप पहले मुझे बताइए जब आप ये छोड़ने गए एसआर टेलीकॉम क्योंकि आपने रोयाज़ के साथ इतना क्लोज़ली काम या किया, उन्होंने या आपको एक एसआर टेलीकॉम का पूरा सीईओ बनाया, जी, जी। राइट? तो क्या उस समय स्थिति रही होगी? कैसे आपने नहीं, इसको बहुत डिस्कस किया? डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। देखिए, मेरी रिलेशनशिप एसआर ग्रुप में बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप थी। मैं तो उनको आज भी, एसआर को कब से छोड़ा मैंने उसके बाद मेरी रिलेशनशिप रूयाज़ के साथ हमेशा बहुत थिक रिलेशनशिप रही। उनके लिए बहुत मैंने अब आगे भी काम किए। छोड़ने के बाद भी मैंने उनके साथ 2-3 नए प्रोजेक्ट किए अलग से। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बिज़नेस में आ जाओ, आप स्टील में आ जाओ, ये देख लो, वो देख लो, कहा उन्होंने। हुँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मुझे टेलीकॉम में रहना है एंड आई एम नॉट, मैं कोई इंडियन कंपीटिंग ग्रुप जॉइन नहीं करूँगा। हुँ, मैंने कहा मोटोरोला जो है इंटरनेशनल कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और आई विल बी देयर। मैं कभी कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं करूँगा आपके साथ। तो बड़ी मुश्किल से, मेरे लिए इमोशनल भी डिफ़िकल्ट था और प्रोफ़ेशनली भी बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। दे हैड डन अ लॉट फॉर मी। हुँ, Ruyas had taken very, very good care of me. I was well looked after. I was given opportunity. Every stage I was given good opportunity by them. So they moved out of running the telecom business and remained a shareholder for future value, which was tremendous, which also happened later on. I'll tell you when I was not even there, but partly I was there in that. तो वो फिर मैंने मोटरोला ज्वाइन किया। तो पहली बार मैं 98 में मैंने मोटरोला ज्वाइन किया था। हाँ, तो उससे अब समझिए कि उससे पहले मैं सिर्फ दूसरी साइड में होता था टेबल के। तो बिल्डिंग बिजनेसेस, रनिंग बिजनेसेस, ऑपरेटिंग बिजनेसेस। हुँ। मोटरोला वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेलिंग बिजनेस, सेलिंग। तो उस समय में मोटरोला के 3-4 मेजर बिजनेस एक्टिविटी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड इन दोज डेज इन अमेरिका। मोटोरोला का ही सबसे पहला फ़ोन था वर्ल्ड में, जहाँ तक मुझे मोटरोला वाज ध्यान द है। इन्वेंटर ऑफ इन्वेंटर ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस। वायरलेस, येस, आई नो दैट। सो मोटरोला नाम ही ऐसे पड़ा था कि जब पहली बार ऑटोमोबाइल में मोटर रेडियो बनाया उन्होंने तो उसका नाम मोटरोला पड़ा उस वजह से। देन दे क्रिएटेड द फर्स्ट वायरलेस वायरलेस कनेक्ट। मोबाइल फ़ोन। Walkie talkies was the हाँ, first business, walkie talkie, then mobile phones, and in every aspect of thing, mobile phones and mobile infrastructure. Then they, I don't know whether you know, Motorola ने 1992 में they had built a project called Iridium. आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। मैं उस साल बॉर्न हुआ था, हाँ, तो मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको बताऊँगा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जो एलन मस्क साहब वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, हुँ, जिसमें सैटेलाइट फ़ोन वाला, वो मोटोरोला ने 1992 में किया गया था। देयर वर 68 लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। सो दे पुट बेस स्टेशंस इन द स्काई, हुँ, you know, and so they said that it, what it meant then was कि आप कहीं भी हों अर्थ के ऊपर, हाँ, समुंदर में हो, माउंट एवरेस्ट पे हो, किसी डेजर्ट में हो, थार सहारा डेजर्ट, इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं कहीं भी भी हो हो। हाँ, आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट मोटोरोला ने 1992 में किया। लेकिन वो प्रोजेक्ट में सारे कंट्रीज पार्टनर बने उस प्रोजेक्ट में, इंडिया भी पार्टनर था। इरिडियम बिकेम जॉइंट वेंचर विद ऑल गवर्नमेंट, कि हर कंट्री में होना था उसको। लेकिन दैट प्रोजेक्ट वेंट बैंकरप्ट इन अ वेरी क्विक टाइम। यू नो व्हाई? व्हाई? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ये जो मोबाइल फ़ोन था, जीएसएम मोबाइल सर्विस जो शुरू हुई 95-96 में, हुँ, इट बिकेम यूबिक्विटस मोर और लेस, हर जगह, कहीं पर भी, सब जगह था। लोगों ने कहा यार समुद्र में शिप्स के ऊपर या माउंट एवरेस्ट पे और डेजर्ट में कितने लोग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो लैंड जहाँ पे लोग है। हैं, जहाँ हाँ, लोग हैं वहीं हैं। सिटीज़ हैं, हाँ, हाँ। तो वो बिजनेस इतनी तेजी से डेवलप हुआ, ये सेलुलर मोबाइल जीएसएम बिजनेस इतना तेज डेवलप हुआ
कि वो उस प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी का खर्चा खा गया। खत्म हो गया। $5 बिलियन का प्रोजेक्ट था उस टाइम में, वो 1992 में। एवरी कंट्री लॉस्ट मनी, मोटरोला लॉस्ट मनी, ऑल दी सैटेलाइट्स और ये डेड हो गए। बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उसको, उन सैटेलाइट्स सिस्टम को $5 मिलियन में खरीद लिया, बिकॉज वो तो अपने डिफेंस के लिए, स्पेस वगैरह के लिए खरीद लिया। सो एनीवे, कमिंग बैक टू, सो मोटरोला आई वाज सेइंग वाज अ कंपनी व्हिच वाज वेरी इनोवेटिव. It was a very admired company in technology field. One of the most admired companies in those days in technology. So opportunity to work with Motorola was very exciting. आप एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किए थे? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था जब फर्स्ट आई ज्वाइंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस था मोटरोला का, मोबाइल फोन का जो बिजनेस था, सो आई ज्वाइंड दैट एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. आई वाज सीईओ ऑफ दैट बिजनेस इन द कंट्री. कंट्री हेड Okay, थे यहाँ के yeah, आप मोटरोला? of that business. बिजनेस कौन सा? टेलीकॉम? Cellular mobile telecom business. So उसका, that I was the head of that business. They called me executive director at that point of time. And American company में जो P&L का responsibility जिसकी होती है उसको जनरल मैनेजर कहते हैं. चाहे आप सीनियर वीपी हो, चाहे आप कितने भी बड़े हो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हो, तभी भी यू आर ए जनरल मैनेजर फॉर एन P&L रिस्पॉन्स. सो आई वाज कॉल्ड जनरल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक ऑफ है। दैट बिजनेस. तो मैंने वो ज्वाइन किया. मैंने कभी सेल की नहीं थी उससे पहले, और सारे जितने टेलीकॉम ऑपरेटर थे ऑन द अदर साइड, सब मेरे दोस्त थे. दे आर ऑल माय फ्रेंड्स जिनको बिजनेस करना होता था. तो इट वाज लाइक अ वेरी, हमारे लिए तो एनवायरनमेंट वो बिल्कुल फेमिलियर था. ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं अलग जगह में पहुंच गए हैं, एक्सेप्ट एक नई कंपनी थी. पहली बार मैंने एक इंडियन बिजनेस हाउसेस, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रन बिजनेस हाउसेस से आई मूव्ड इनटू अ टोटली प्रोफेशनल कंपनी. आपने मोटोरोला को फिर लीड किया एज अ नंबर 1 Yeah. जीएसएम इंफ्रास्ट्रक्चर, As a number one GSM player in Motorola, became number one GSM 40% मार्केट शेयर player. मैंने 40% market share, yes. कैसे किया ये? तो ये अब दूसरे लोग, हम जानते थे कौन ऑपरेटर्स हैं उस समय. जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो. एयरटेल को बहुत सारे लाइसेंस मिल गए थे, कुछ इन्होंने ले लिए थे. इनको वेस्ट जोन का लाइसेंस मिला, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लाइसेंस मिला. तो आई न्यू सुनील मित्तल साहब से मेरी तो दोस्ती थी, बहुत पुराने थे हम लोग. तो जब दिल्ली साथ साथ डेवलप किया था हमने, उस समय इतने बड़े नहीं थे आज तो कुछ और ही हैं वो. तो मैंने सुनील मित्तल से कहा कि ये आपको ये लाइसेंस मिले, ये बिज़नेस मुझे चाहिए. मैं मोटरोला को मिला. उनका जो दिल्ली का बिज़नेस था वो एरिक्सन के पास था, और हिमाचल में भी था उनका छोटा सा लाइसेंस एक, वो भी एरिक्सन के पास था. और तो वो सुनील को उस समय यूरोपियंस के कंपनीज के साथ काम करना पसंद था. अच्छा, हाँ, उनको समहाउ ही हैड सम, उनको अमेरिकन कंपनी इतनी पसंद नहीं थी. क्यों? अब था उनको कुछ था, अब अपना प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस होता है. तो उनको पसंद नहीं था. तो जब मैं मोटरोला में गया तो मैं सुनील से मिला. मैंने कहा सुनील मुझे बिजनेस चाहिए आपका. तो कहते तो प्रमोद यू नो, मुझे तो अमेरिकन कंपनीज के साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो मैंने कहा मैं हूँ ना वहाँ पे, आप मुझे तो जानते मेरे साथ कंफर्टेबल है ना. हम्म, तो कहते तो आज है, कल नहीं होगा तो क्या होगा. हम्म, तो ऐसे नहीं नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है, अभी तो मैं हूँ, तो करते हैं कुछ. हम्म, सो उन्होंने वो बिज़नेस मुझे दिया. ऑफ कोर्स हमने compete करके लिया वो बिज़नेस, प्रॉपर कंपटीशन में. उनको सुनील मित्तल साहब वहाँ गए हुए हार्वर्ड में एक ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं उनको वहाँ से शिकागो से मोटरोला का एयरक्राफ्ट लेके गया, बॉस्टन से लेकर आया, उनको मिलाया लोगों से वहाँ. और एक ही दिन और वीकेंड पे आए वो, सिर्फ हार्वर्ड से वीकेंड पे आए, और उनको मिलाया और डिस्कशन करा एयरपोर्ट पे भी, वहाँ भी. और उन्होंने वहीं कह दिया कि हाँ मैं बिज़नेस दे रहा हूँ आपको. तो दे वर ऑल सरप्राइज्ड, मोटरोला पीपल वर ऑल सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया. तो हमने वो बिज़नेस भी लिया. ऐसे ही और रिलायंस का बिज़नेस भी हमारे पास था. उस समय में तो 400% बिजनेस ग्रोथ आया था आपका. हाँ, I think. 400% बिजनेस ग्रोथ किया था हमने उस समय में. तो इट वाज मोटरोला में 6-7 साल का जर्नी जो था. फिर उसके बाद देन दे मेड मी कंट्री प्रेसिडेंट आल्सो, इन द सेंस दैट जो ओवरऑल बिजनेसेस मोटरोला के होते हैं, दे ऑल कम अंडर दिस. उस समय सेमीकंडक्टर बिजनेस भी होता था मोटरोला में, यू नो, जो रेडियो बिजनेस था, 2-वे रेडियोज हैं. सो एज ए president of the company, you have to represent the company, you have to be responsible for its conduct. तो ये बहुत हुआ उस समय में. आप उस समय में तो अमंग हाईएस्ट पेड इंडियन पेड एग्जीक्यूटिव थे. आई थिंक मैंने देखा $500,000 पर ईयर आप उस समय सैलरी कमाते थे. हाँ, इज इट राइट? करेक्ट.
तो मतलब कैसे, मतलब ये बिकॉज़ ऑफ द बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो आपने इतना बढ़िया ट्रैजेक्टरी दिया, उसकी वजह से वो जो वैल्यू मिला आपको, हाउ See, डू यू फील राइट नाउ थिंकिंग अबाउट इट कि इस लेवल का बिज़नेस आप कर रहे थे? so yes, it was very pleasant surprise as Motorola offered me a good package. जनरेशनल वेल्थ हो गया मेरे ख्याल से, एज एन एम्प्लॉई ओनली व्हेन यू आर नॉट द ओनर बट यू आर द स्टेक होल्डर, अ बिग बिग स्टेक होल्डर, उस तरह की अर्न कर पाना। और आप आते हो सर मुरादाबाद से, आपकी चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग, राइट? सो एक, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मुरादाबाद का बच्चा, अगर वो कितना आपकी उस समय में 38-40 के होंगे, 30 अभी जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय 36 37 था। तो आप जब वो लुक बैक करते हो, अभी भी आप देखते हो, तो मतलब कितनी फुलफिलिंग जर्नी रही, तो आप क्या फील कर रहे तो थे वही उस मैंने टाइम में? शुरू में आपको बोला कि मेरी जर्नी बड़ी एक्साइटिंग रही, बड़ी सेटिस्फैक्शन था और चैलेंजेस थे एंड आई नेवर लुक बैक। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती गई। एसआर आने से पहले भी मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप किया था, बहुत थोड़ा सा एक पीरियड था वो, डीसीएम छोड़ने के बाद। तो मैं बताऊं अभी आपको उसका? हाँ, बताइए, मतलब मुझे अब जो, क्योंकि इसके बाद आपका जो मैंने देखा पूरा कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी चालू हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, हाँ, है सो ना? मैंने एंटरप्रेन्योरशिप उससे पहले भी की, वही मैं हाँ, बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। मैंने डीसीएम में जब था मैं, लाल चरतराम रिटायर हो गए थे, तो आई वाज़ देयर, चीज़ें थी, बट उनके जाने के बाद वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट नहीं था वहाँ पर। कंपनी अच्छी थी, सब चलता था, लेकिन मतलब ऐसा कुछ आई वाज़ नॉट फीलिंग चैलेंज्ड और ऐसा नहीं लग रहा था कुछ है, तो बस दिमाग में रहता था कुछ करें, कुछ करें। तो हमने उस समय मैंने एक सोलर प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। हुँ। तो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स के ऊपर। आप सोचिए, ये है 87 के बाद, उस समय जो सोलर सेल थे ना, तो मतलब ना तो कैपेसिटी थी और कॉस्ट वाज़ स्काई हाई। स्काई हाई। जापान और कोरिया में और यूएस में और जर्मनी में भी शायद कहीं होगा, तो इन जगहों में छोटा-छोटा कुछ काम होता था। तो ऐसी को मुझे मिल गया था समबडी, तो हमने कहा ये तो अच्छी है, फ्यूचर है इसमें। 87 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमने कहा यार ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, कहीं न कहीं एनर्जी वगैरह में होगा और सोलर इज़ अन इनएग्ज़ॉस्टिबल एनर्जी है, तो काम करते हैं इसके ऊपर। तो हमने उस पे काम और करना शुरू। एनर्जी का टाइम भी था, क्योंकि अभी भी, लेकिन उस समय में तो पूरा कोल ही था। मतलब एनर्जी का कोल जो था, उस सोर्स समय था। तो ऑयल भी नहीं था। हाँ, उस उस समय तो समय ऑयल कोयला वाज़ ही वेरी था। लिमिटेड, कोल होता था, फर्नेस ऑयल, फ्यूल ऑयल वगैरह होते थे, बट देयर वाज़ नो फ्यूल ऑफ द काइंड दैट एक्सिस्ट टुडे। एलएनजी वेलेनजी, एलपीजी कुछ भी नहीं था उस समय, तो काफ़ी नथिंग। फ्यूचरिस्टिक था क्या, उस हिसाब से। बहुत फ्यूचर। तो हमने उस पे कुछ काम करना शुरू करा। तो हमारे एक रिलेटेड टू मी इन माय वाइफ साइड ऑफ फैमिली, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा-ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू गो एंड एक्सप्लोर। तो मैं डीसीएम में काम करता था, आई वाज़ डूइंग अ जॉब। So मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो ही सेड आई विल फंड योर जर्नी एंड ऑल दिस। सो आई टुक अ 3 weeks tour around the world, went to Japan first, then Korea to USA and met several photovoltaic companies। उनको मैंने लिखे थे। करेस्पॉन्डेंस भी उस समय मेल नहीं होती थी। वाज़ वेरी टीडियस, टेलीप्रिंटर मैसेजेस वगैरह जाते थे। तो एनीवे हमने किया, उस पे कुछ बनाया, लेकिन वो आगे ज़्यादा चल नहीं पाया उस समय में, क्योंकि एमओयू साइन किए कुछ कंपनी से, यूएस कंपनी से, इधर-उधर, लेकिन बट इट वाज़ गुड लर्निंग। देन अगेन अराउंड द सेम टाइम सम नॉन रेज़िडेंट, उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन रेज़िडेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी खोली थी। सो दे हैड ओपन्ड अप इन्वेस्टमेंट फॉर नॉन रेज़िडेंट इंडियंस, एनआरआईज़ के लिए। एनआरआईज़ के लिए। तो नया पॉलिसी बनाया था। तो देयर वाज़ एन एनआरआई इन लंदन who wanted Delhi based. He wanted to, but living in London, had made his money in Africa. So he wanted to set up a petrochemical kind of industry. तो वो मुझे किसी के थ्रू मिल गए, मेरे से टकरा गए वो। Somebody who knew me, he knew him also. तो उन्होंने कहा कि आप मदद कर सकते हैं हमारी, आप प्रोजेक्ट करते रहे हैं डीसीएम में, इतना किया है आपने। तो उस समय में बहुत रेगुलेशंस होते थे हाँ, आकाश, अप्रूवल्स अप्रूवल्स लाइसेंस राज अप्रूवल, था ना? लाइसेंस राज था। हाँ, तो इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल, इसके लिए अप्रूवल, लैंड लेनी है तो दुनिया भर का पॉल्यूशन कंट्रोल अप्रूवल, हंड्रेड्स ऑफ अप्रूवल्स वर रिक्वायर्ड बिफोर अ प्रोजेक्ट कुड सी द लाइट ऑफ द डे। तो मैंने उनको कहा अच्छा मैं करता हूँ, तो बताइए क्या करना है आपको। तो कहते ये प्रोजेक्ट है। आई सेड आप ठीक है, बट आई विल नॉट चार्ज यू, बिकॉज आई वाज डीसीएम में था मैं। तो आई सेड आई कैन नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू हुँ। एंड आई विल टेक परमिशन टू वर्क ऑन द साइट। तो उस समय लाला बंसीधर होते थे, जो चरतराम से बाद आए थे, जो एमडी बन गए। तो मैंने उनसे कहा
कि सर एक फैमिली कनेक्टेड एक जेंटलमैन है, ही वांट्स टू बिल्ड अ बिजनेस इन इंडिया एंड ही हैज़ रीच्ड आउट टू मी थ्रू द फैमिली कनेक्शन एंड इफ़ यू गिव मी परमिशन आई विल वर्क फॉर हिम। उस समय मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा, प्रोजेक्ट में होगा क्या। तो आई वॉज जस्ट एक्साइटेड बाई द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो 0 to 1 का कीड़ा आपको यहीं पड़ा। यहीं से लगा मुझे जीरो टू, और मैं उस समय काम कर रहा था डीसीएम में, तो मैंने वो शुरू कर दिया। और आकाश एक साल में और मतलब उस प्रोजेक्ट को मैंने एक साल एक दो तीन महीने होंगे। उस समय में फाइनेंशियल अप्रूवल्स भी बहुत ज़रूरी होते थे और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड आईएफसीआई। बैंक्स कुड नॉट फाइनेंस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, तो ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कहलाते थे। अब तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया है, आईडीबीआई भी बैंक है, उस समय में देवर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो लोन भी सैंक्शन का। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को उस स्टेज तक पहुंचा दिया सवा साल में, एक साल 2 महीने में, कि दैट लैंड भी खरीद ली उसकी, उसका पोल्यूशन अप्रूवल भी हो गया, हमने एलएनटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया इक्विपमेंट सप्लाई के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी कर दिए, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स भी करा दिए, और उसका प्रोजेक्ट का 70 करोड़ का फाइनेंस भी अप्रूवल करा लिया हमने। क्या बात है। सब कुछ वहाँ डीसीएम में बैठे बैठे काम करते करते एक सवा साल में। सवा साल में। फिर मतलब फिर आपको मन नहीं किया कि अब मैं अच्छा, इसको अब आप तो फिर जब ये हो गया तो फिर मैंने कहा यार, अब उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर थे NRI, उन्होंने कहा सर यहाँ तक आपने इसको करा दिया है, तो अब आप ही लगाइए इस प्रोजेक्ट को। तो फिर आपने क्या सोचा कि तो छोड़ूं? मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। तो देन आई सेड यार इज एन अपॉर्चुनिटी, तो आई टोल्ड लाला बंसीधर दैट आई वांट टू लीव। हम्म, तो डीसीएम में भी काफ़ी अच्छा मेरा स्टॉक था, तो उन्होंने कहा क्यों छोड़ते हो, तुम्हारी इतनी यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, अच्छी पोजीशन पे हो, सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है। उस ज़माने में आप ये देखिए, जब मैंने राज छात्रम के साथ काम करना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल में उन्होंने कंपनी गाड़ी दे दी थी। उस समय में 77 78 79 आप सोचिए, उस समय कंपनी के जनरल मैनेजर को भी गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, उनको कार कार दे दिया था, नया गाड़ी दिया था, ड्राइवर ये वो, तो अच्छा आई वाज इन अ वेरी गुड कंफर्टेबल पोजीशन इन डीसीएम। लेकिन मुझे लगा यार ये तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मैं प्रोजेक्ट लगा दूंगा, मैं सीईओ ही बन जाऊंगा। ओनर ही बन जाऊंगा एक तरह से। मतलब सीईओ नॉट ओनर बट हाँ, सीईओ। मैं पैसा तो हाँ, मेरा नहीं था, पैसा हाँ, तो दूसरे का किसी था। और का था। तो वो तब मैंने वो प्रोजेक्ट पे काम किया 1 साल, तो उसको लगाना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया उसमें, काफ़ी चलता रहा, आगे बढ़ा। वो प्रोजेक्ट हजीरा में था, और जहाँ एसआर का ये भी एक लिंकेज है कि मैं एसआर में कैसे आया। तो ये हम्म, प्रोजेक्ट मैंने लगाना शुरू कर दिया, वहाँ हो गया। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या उस प्रोजेक्ट में, जो एनआरआईज़ के साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनका ड्यू डिलिजेंस में लेटर अप्रूवल वगैरह के बाद में समवेयर दे डेवलप्ड सम डिस्कम्फर्ट विद द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स दैट दे वर विद दिस एनआरआई ग्रुप। हम्म, सो फाइनेंशियल आईएफसीआई होती थी उस समय, मिस्टर डावर चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे बुला के एक दिन बस मुझे बुलाया उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, although we have sanctioned and project has progressed quite a bit, so much money has been spent, but हम इसमें we are sorry that we will not be able to continue funding the project. हम्म, There was a bolt from the blue for me, I mean ये क्या हो गया, ज़मीन निकल के पैरों के नीचे से। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? So but he said कि look, there are things that we can't tell you, these are IB reports and others, and since you are a young professional, he told me, he said my advice to you would be to move out of this company. देन आप फिर वहां से। So I suddenly had to make a decision to move out. We had nothing, so then I told these guys. They said you ask them for information and detail, they will not give, and if they give, etc. happened, and I had to abruptly leave them. तो 2 साल आपने किया 1987 to 1989 9 राइट? तक। तो उसके बाद 86 में तो ये मैं TCM में ही काम कर रहा था हाँ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर। 87 में मैंने ये किया, 87 एंड तक। हाँ, और 88 बिगनिंग में ये प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। आई डिड उस ज़माने में इतनी नौकरियां ऐसे नहीं मिला करती थी कि मतलब आपको, और आई वाज सो वेल सेट। डीसीएम में भी मैं सब कुछ होता था मेरे पास। आई हैड अ फैमिली, आई हैड 2 स्मॉल किड्स। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रहते थे। माय फादर हैड रिटायर्ड एंड ही वाज आल्सो लिविंग, आई वाज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, रेंटेड अपार्टमेंट इन वसंत विहार, एंड सडनली दिस वाज गॉन, एवरीथिंग वाज गॉन। मेरी गाड़ी वाड़ी घोड़ा सब खत्म हो गया, सब चला गया। I was left with nothing. I had no big bank balance and no nothing. At that time, I was living a good life, but I had nothing. So I said, मैं क्या करूं? तो I said, यार कुछ तो करेंगे. And I didn't want to go back to DCM.
So I said I will start on my own. Even though this project also जो NRI के किया मैंने ऐसे ही किया जैसे मेरा अपना प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये सिचुएशन में आया, लेकिन वहाँ तो वो somebody was paying me salary, no, and then बाद में तो आई सेड मैं अपने आई विल डू माय ओन. सो अब मैं अगेन सेविंग थी आपके पास उस समय कुछ अपने? सेविंग नहीं थी, मैं थोड़ा उधार दूँ. आकाश, देयर वाज नथिंग, आई हैड नो कार. मेरा घर में पूरी फर्निशिंग होती थी, वो फर्निशिंग वगैरह भी कंपनी की थी, वो भी चली गई. ओनली गुड थिंग वाज दैट द हाउस वाज रेंटेड इन माय नेम. तो एनीवे, सो आई सेड दोबारा बनाएंगे, जो अब तक ये भी तो अपने आप ही बनाया था ना, इसको बनाएंगे. तो मैंने आई स्टार्टेड. मेरी वाइफ के मामा हैं वो, जिनको मैंने बताया कि ही वाज फैमिली मेंटर. वो वन समवन known in there, and they gave me an office in Karol Bagh someplace. तो वहाँ से मैंने काम शुरू करा. Then I said I'll do my own. Then I started connecting some people. Early mentor of DCM, who was my manager there, Mr. Devarajan, he became a very big man afterwards. He was advisor to Dhirubhai Ambani. उनसे मैंने बात किया, तो I reached out to a few people. I said I'm on my own now. I want some work, and you know the only work I can do is I know how to build projects. So किसी को चाहिए हो तो बताएं कैसे हो सकता है. So I did some assignments with some people who knew me. They gave me some assignments. So within 6 months, I restored everything that I had. कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे आप? Consultancy means project advisory, kind of project advisory work. And I took a few people who were working with me उस project में, जो मैं ले गया था DCM से और इधर उधर से. उनमें से 1-2 लोग मेरे साथ काम करने के लिए आ गए थे कि आपके साथ काम करेंगे हम. 1 साल 1.5 साल तक वो मैं करता रहा. तब देवराजन साहब ने ही मुझे, बॉम्बे में एक बार गया हुआ था मैं, तो ही सेड प्रमोद तुमको मैं मिलाता हूँ किसी से. मुझको रवि रुइया से मिला दिया उन्होंने. सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी. सो उन्होंने मिलाया कि देखिए है, ही वाज विद DCM, मेरे साथ था, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ. ही न्यू Ruiz very well, although he was working for Reliance. He was president in Reliance and he had a great relationship with Ruiz, Mr. Devarajan. तो उन्होंने मुझे रवि रुइया साहब से मिला दिया. तो रवि रुइया साहब पूछा क्या कर रहे हैं आप, क्या किया था पहले. तो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, NRI प्रोजेक्ट. कह रहे भाई ये तो देन ही कॉल्ड हिज CFO. ही सेड वो दिखाओ वो प्रोजेक्ट हमारे पास आया, ICICI वालों ने भेजा है हमको. तो जो प्रोजेक्ट बंद हो गया था वो, यू नो द प्रोजेक्ट दैट आई लेफ्ट, एंड जो बैंक्स ने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, बिकॉज इट वाज इन हजीरा and Ruiz were also in Hazira, and Ruiz were working on very large projects. So that project came to Ruiz for revival. तो उनके पास रिवाइवल के लिए आया था वो प्रोजेक्ट कि इसको बनाया जाए किसी तरह से. कैसे डॉट कनेक्ट आप देखिए डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं. सो मैं उनके पास बैठा हुआ था, रवि रुइया के पास. उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, सो देन ही सेड कि अरे वो, देन ही, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ICICI ने दी थी उनको कि आप इसको कंसिडर करिए, वो मुझे दिखाया कि ये प्रोजेक्ट है आपका. मैंने हाँ यही था. सो ही सेड आप विल यू हेल्प अस इन दिस. सो आई सेड ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प. मैं तो कंसल्टेंट ही काम कर रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प, नो प्रॉब्लम. सो ही सेड ठीक है. सो दैट इज़ हाउ आई केम टू नो. बट मैंने उनको प्रोजेक्ट को 2 साल हो गए थे उस प्रोजेक्ट को बंद हुए. तो मैंने उनको बताया कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं अब. तो मैंने उनको रिकमेंड नहीं किया कि आप ये मत करिए प्रोजेक्ट. सो आई टोल्ड आप नहीं करना चाहिए आपके लिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू. ही वाज वेरी सरप्राइज्ड. ही सेड कि यार, ही टोल्ड देवराजन. ऑनेस्टी देखा आपका. हाँ, तो उन्होंने कहा, ये तो देवराजन साहब से उन्होंने बोला बाद में, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू लैप इट अप, कि उसको काम मिलता है, प्रोजेक्ट होता, तो आई वुड हैव यूज्ड हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट ही सेड नो, डोंट डू इट. सो ही सेड आई वुड लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. अब इसके बाद अब ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन बताता हूँ मैं आपको. सारा प्रीपेड एनवायरनमेंट था टेलीकॉम में उस समय, ह्यूज प्रीपेड, एंड यू नो एवरी ऑपरेटर हैड हंड्रेड्स ऑफ कूपन्स होते थे उस समय प्रीपेड में. यू नो 95% बिजनेस वॉज प्रीपेड, और कूपन 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200, 250, ये वो, एंड उसमें बड़े स्कीम्स होती थी. तो हर ऑपरेटर का होता था, रोमिंग अलग था. सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कूपन्स होते थे उस समय में. यही लगा कि यहाँ पे हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट था टेलीकॉम का, एंड फ्रेगमेंटेड था, और इतना ज़्यादा ये स्क्रैच कार्ड, पेपर्स, डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी मेसी. You know, you everywhere, hundreds of distributors were running. They will buy coupons, then sell it to retail. Retailer will keep a lot of inventory. उसको बहुत पैसा लगाना पड़ता था.
अब उसको पता नहीं है ना जो कस्टमर आएगा उसको क्या चाहिए, तो ही हैज टू कीप इनफ इन्वेंट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ 10 का, कूपन्स, 20 का, 40 सब का, रखने 100 पड़ते का। थे उसको, और दिन में कितना बिकेगा उसको ये भी पता नहीं था। वी थॉट एंड इट केम टू माय माइंड कि अगर हम इसको डिजिटाइज कर दें एंड इन्वेंट्री को हम बैकएंड में ले आएँ, सारी इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री लें टेलीकॉम ऑपरेटर से डायरेक्ट, और उस इन्वेंट्री को हम ऑनलाइन कनेक्ट करके डिसबर्स कर दें, तो ये पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और रिटेलर को जितना उसको बेचना है उतना ही पैसा हमको दे वो। तो वी क्रिएटेड एक्चुअली रिटेल वॉलेट। आई एम राइट। टॉक 2004। 4 वो भी पेटीएम से 1 साल पहले आपका ये। पहले पेटीएम बहुत बाद में आया। हाँ। पेटीएम यूज्ड टू टेक, पेटीएम केम मच लेटर। उस समय देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, उस समय जीपीआरएस भी नहीं था डिजिटल सर्विस में। मतलब डेटा, जीपीआरएस डेटा तक नहीं था उस समय। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिजिटल सर्विस, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कनेक्ट व्हेन देयर वाज नो डेटा रियली ऑन टेलीकॉम मोबाइल फोन्स। ये बाद में आया है सब। तो उस समय में हमने जब रिटेल में एक डिवाइस लगाया, जो होता है ना, जो पॉस मशीन्स होती हैं, राइट। तो ये पॉस टर्मिनल जो हमने पहले लगाए, दे वर डायल अप टर्मिनल्स। हाँ। They were not digitally connected terminal, they were dial up, so you had to dial up. So we built a system, so it was very simple. What we did, he said, look, we'll create a backend. This backend will have inventory from all operators. Operators know us, so we can get from everybody. We made deals with every operator, Airtel, Hutch, ये सबसे। और सबको जानते थे, सबको मित्तल जानते साहब थे। से लेके आप सबको ही जानते थे। सबको जानते थे, तो इट वाज easy for me to, हाँ। so ecosystem was the same. हाँ। So we got them to agree to provide us the stock which we stored digitally, क्योंकि वो भी उस समय में उनके पास भी डिजिटल नहीं था, तो कूपन्स होते थे, उसके नंबर होते थे। तो हमारे यहाँ लोग जो उन नंबर्स को एंटर करते थे कंप्यूटर में, बट वी वर स्टॉकिंग इट इन डिजिटल फॉर्म। लेते पेपर थे लेकिन उसको डिजिटली रिकॉर्ड कर लेते थे। एंड देन हमने टर्मिनल लगा दिए रिटेलर के पास, कि वहाँ पर हमने उसको रिटेलर से कहा, भाई आप इस दिन में कितना धंधा करते हैं? 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 5000 रुपये का। तो वो कहता, साहब 1000 का करते हैं या 2000 का करते हैं, तो कितनी इन्वेंट्री रखते हो? कहते, साहब हमारी इन्वेंट्री तो 10,000 होती है, 20,000 है, 20,000 फंसा होता है, हम 1000 रुपये का करते हैं। तो हमने कहा, आप 1000 रुपये का करते हैं, आप 1000 रुपये दीजिए हमको डेली। सुबह में 1000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, ठीक है? और 1000 रुपये में जब जब आपका कस्टमर आएगा रिटेल पे, उसको एयरटेल का 100 रुपये का कूपन चाहिए हो, या हच का 50 का चाहिए हो, या बीपीएल का कोई चाहिए हो, जो भी उसको चाहिए हो, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑनलाइन। तो वो कस्टमर को पकड़ा देता था, उसे भी निकाला, पकड़ाया, और कस्टमर ने फिर एंटर करके अपना रिचार्ज कर लिया। 2004 में हमने शुरू किया ये। सो वी एक्चुअली डिजिटाइज्ड ऑल ऑफ दिस पेपर वाउचर्स, बोथ एट द टॉप एंड विद द ऑपरेटर्स एंड द अदर एंड विद द रिटेलर। सो रिटेलर को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो मेरी तो इन्वेंट्री बच गई, तो 10-20,000 फंसे होते थे, आज 1000 रुपये देता हूँ, 1000 कमाता हूँ। अच्छा, 1000 वो सुबह हमको देता था, 1000 शाम तक बेच दिया, तो उसकी जितनी भी कमाई थी वो उसको उसी समय मिल जाती थी, उस समय हाथ के हाथ। वो वापस हमारे पास पैसे डाल देता था अगले दिन, थोड़े से और करके। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड इट एंड it picked up very well. Initial 1.5 year of after starting Oxygen, I used to spend my time one third in Delhi for Oxygen, one third in Bombay for BPL, and one third in US for Aegis. So for 1.5 year, I divided my time doing these three things. और इस 1.5 साल बाद जब हमें ऑक्सीजन में पैसे की और ज़रूरत आई, क्योंकि 20 करोड़ खर्च होने लगे, ख़त्म होने वाले थे, and we were expanding the business. 2005 एंड में हमने 2006 बिगिनिंग में सिटी के साथ डील की, सिटी वेंचर के साथ, एंड दे गेव अस $15 मिलियन। सो फिर हमने उसको उसी लिए वॉलेट क्रिएट किया। तो हमारा रिटेल वॉलेट तो पहले से ही था, रिटेलर हमको पैसे देता था, उस पैसे के अगेंस्ट में हम उसको कूपन डिलीवर करते थे ऑनलाइन, डिजिटाइज कर दिया था हमने, और कुछ नहीं किया था। तो वो था, दैट वॉलेट एग्जिस्टेड। तो हमने कहा इसी वॉलेट को अगर हम मोबाइल फ़ोन पे कर दें तो कस्टमर कैन डायरेक्टली डू इट, एक्सेप्ट दैट ही डिडंट हैव द डेटा एक्सेस। ये आपका जो कैश वॉलेट जो था, ये आई थिंक पेटीएम से 1 साल पहले था जो उन्होंने लॉन्च किया, राइट? मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे लगा कि आप ऑक्सी कैश को देखिए, ऑक्सी Oxycash। कैश करके हमने लॉन्च किया था। हाँ, करेक्ट। उस समय में जावेद जाफरी को हमने लिया, ही वाज सेइंग कि यू डोंट कीप मनी इन योर वॉलेट, यू डोंट पुट क्रेडिट कार्ड, यू डोंट डू एनीथिंग, योर फोन इज योर वॉलेट। ये हमने लॉन्च किया था, ये पहली बात है, उससे भी पहले था ये। अगर आप देखेंगे ना, ये 2000, मुझे अगर याद आ रहा करेक्टली, तो 2008 में हमने ये लॉन्च किया था।
Paytm wallet was not launched in before 2010-11. These have been several innovations and variations that we kept trying. 2006 जनवरी में इन्होंने इन्वेस्ट किया था सिटी ने. 2008 बिगिनिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने $35 मिलियन इन्वेस्ट किया. सो वैल्यूएशन वाज 100 मिलियन डॉलर प्लस. $100 मिलियन वाज नॉट अ स्मॉल नंबर. नहीं नहीं बिल्कुल आज भी नहीं है उस समय तो. हाँ. सो they made an investment with us. हमारा जो वॉलेट था, मोबाइल वॉलेट ऑक्सी कैश, they wanted to convert it into a universal app, one app. They called it, they gave a name, one app. जो बाद में पेटीएम ने एक तरह से बनाया. करेक्ट है ना. वो राइट. सो वन ऐप उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, वन ऐप करेंगे विच विल हैव पेमेंट्स, विच विल bills, which will also have e-commerce. Paytm did not have access to the stores at that time. They were only on mobile phone. We had access in the stores where walk-in customers could come and connect, and therefore these stores could be used as the supplier. जो आज डार्क स्टोर होते हैं ना आपके, जो नेबरहुड ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट वांटेड कि जो हमारे रिटेलर्स हैं जो जहाँ पे बिजनेस होता है, दे कैन बिकम द ई कॉमर्स हब फॉर the neighborhood supply. So that's how the whole concept was created. It was a great concept, very much ahead of time. तब तक डेटा आना शुरू हो गया था, GPRS वेवरेज डेटा वगैरह शुरू हो गया था. We started working, so one ऐप पे भी काम हो रहा था. तो बट अगेन इट बिकेम a grandiose प्लान. काफी उनके लिए ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ क्या? क्योंकि आप पेटीएम से तो बहुत आगे थे, पेटीएम से तो बहुत आगे पहले थे, लेकिन उसके बाद भी जो वो कंज्यूमर ब्रांड पेटीएम ने बनाया, राइट? सो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हुआ कैसे. तो ये जब सब हो रहा था तो हमने फिर माइक्रोसॉफ्ट को वी बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये कुछ हो नहीं रहा है, ना तो वैल्यू एड आ रहा है, ना हमारा सब कुछ स्लो डाउन कर रहे हैं, पैसे खर्च होते जा रहे थे. देन NPCI started connect and all of that. So we were, Akash, we were the first company wallet to connect with NPCI first. And in 2014, if you go back and check, we were recognized as the best payment service provider by the Reserve Bank of India. 2013 में आपने किया ये NPCI integration. 2013 we did NPCI integration. What went wrong then? So I'll tell you now. So all this happened, and we were playing the twin game. See, retail is a brick and mortar business. It's very heavy on also an investment, because we had to supply these terminals to the retailer. A lot of people, feet on the street everywhere. It was not an mobile only activity, and as the market was evolving, it was becoming mobile on internet on mobile was becoming the game. Because see, phones were becoming smart, data speeds were increasing, and what one thought was impossible, at one point of time you never could think that you can do everything on the mobile phone using data. 2014 में जियो आया, उसके बाद 2000, right. So then Jio came and they democratized internet. So the whole game changed and everything became mobile centric. We had everything, we had on mobile, but we were more retail centric. Brick and mortar focus ज़्यादा था. That was our bigger focus. This was our smaller focus. Then we suddenly realized तो गड़बड़ हो गया. Paytm used to take the recharge, bill payment, ये feed हमसे लेते थे वो. Paytm and Freecharge, those guys. हाँ, तो वो हमसे लेते थे. We were the pipe to Paytm, and Paytm was offering it to their customers on the mobile. What was Paytm doing? They were giving you cashbacks, money. They were throwing money. And at one point of time, they were almost on the verge of closure. When Alibaba investment happened with them. Loss making था बहुत time तक. Yeah. And Alibaba investment happened at that point of time. It was fortuitous for them. We were more focused on retail, so they never took interest in us. They did. Thereafter, a lot of companies came and talked to us and they wanted to make investment with us. So we missed out on an investment bus, and our expenditure on mobile wallet was increasing by leaps and bounds. We also started looking for investment. In the meantime, our bankers were supporting us. So they gave us a lot of support. हमने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया था वॉलेट को प्रमोट करने के लिए. उस समय में सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को यहाँ स्पॉन्सर किया. एक पूरी सीरीज़, वनडे सीरीज साउथ अफ्रीकन टीम प्ले किया. वो तेंदुलकर के लेने से पहले ही किया था. फिर हमने न्यूजीलैंड टीम को भी एक सीज़न स्पॉन्सर किया. गुजरात को IPL में स्पॉन्सर किया. अनफॉर्चुनेटली
हुआ क्या कि पैसा तो हम बहुत खर्च कर रहे थे, और जितना हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए था उस समय इसको सपोर्ट करने के लिए, अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट होने के बाद, और शायद सॉफ्ट बैंक का भी इन्वेस्टमेंट उसी में आया इनके आया। पास. सो दे हैड अ वॉर चेस्ट. दे वर लकी टू गेट अ वॉर चेस्ट ऑफ $1 billion प्लस, एंड दे वर एबल टू, इतना पैसा मार्केट में डाल रहे थे, तो इट वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट मनी वाज फ्री. It was, or we didn't have that. The long and short of it, Akash, is that we were needing money at a much faster rate, and the investment जो हम प्लान कर रहे थे वो टाइमली नहीं हुआ. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ऑफ मेकिंग सम wrong decisions, not taking what was coming at a price it was coming. हमने कहा इससे ज़्यादा होना चाहिए, because this Paytm set up a benchmark, no? So we were not willing to give our equity at a lower price. So that was a mistake on our part, and we missed out on some opportunities which were committed, and we did not take it. तो ये मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा क्योंकि मुझे जानना है और पर्सनली भी और हमारे ऑडियंस को भी जानना होगा. जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बात करते हैं तो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक और मतलब बोला जाता है कि वो फिनटेक को सैबोटाज भी करते हैं कई बार, बिकॉज उनकी जो ओवरऑल जो बिजनेस सक्सेस है उसके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स, चाहे वो बैंक हो या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो, वो बेसिकली वो खा रहे हैं फिनटेक एंड ऑल, राइट? आपने खुद एक्सपीरियंस किया है तो थोड़ा आपको मैंने तो बताइए. आपको बताया कि जब हमारा बिजनेस पेमेंट का ग्रो होने लगा और हमने वैल्यू एडेड सर्विसेज किया, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स बिकेम वेरी वरीड. दे एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन माय वे, बिकॉज उन्होंने मार्जिन्स हमारे कम किए प्रोडक्ट में. दे मेड देम वेफर थिन. दे kept on giving more to their distributors, physical distributors, and they discouraged us a lot. So they felt that अगर उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज बीइंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड, हमारी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर, तो इन्होंने हमको बहुत तंग किया. आप ये बताइए अभी के जो गवर्नमेंट है और जो हमारा अभी का सिस्टम चल रहा है, हाउ डू यू लुक एट इट? लाइक मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पे डिस्कशन करता हूँ, हमारे वीडियोस भी जाते हैं. मतलब मेरे को तो बहुत काफ़ी मिक्स फीलिंग्स अब जनता से मुझे मिलती है उस कमेंट्स में एंड ऑल. किस बट बारे में, किस किस मतलब इस बारे में कि इंडिया जो है एज अ ओवरऑल जॉब मार्केट देख ले, एज अ इन्वेस्टमेंट साइड बोल लें, इसमें जब मैं ऊपर में बात करता हूँ तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है. जो नीचे की तरफ मैं देखता हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग ऑडियंस देख रहे हैं, उनका बिल्कुल अलग परसेप्शन है. तो मुझे थोड़ा-सा ना ये हिला हुआ लगता है. आपके हिसाब मिसमैच लगता है, मिसमैच लगता है. नहीं वो है, मिसमैच का रीज़न है. देखिए, दो एंड हैं और दोनों पे अलग अलग काम हो रहा है. एक तो है टॉप एंड बिल्कुल, और वो फ्यूचर है ना, उसमें अच्छा काम हो रहा है. अब आप देखें, अब चाहे हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें या यू नो ऑल एआई. एआई एंड एवरीथिंग एल्स, that is not touching the masses, which is where the sentiments build when you talk of a country as a whole, you know. So ऊपर है उसमें इंजीनियर्स हैं या बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आईआईटी वाले लोग हैं, people are साइंटिस्ट, एग्जीक्यूटिव्स. scientists, executives, business executives, and all is a great environment for them, and it is rapidly growing. But उसका जो बेस है जहाँ से वो ग्रो कर रहा है वो छोटा है, बट बड़ा बेस तो हमारा 100 करोड़ लोगों का है ना. 140 में से 100 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको तो बेयर नेसेसिटीज से ज़रूरत का है ना, हाँ. वो तो वहीं पर है. तो उनको जब इस चीज़ का बेनिफिट उन तक परकुलेट करने में बहुत टाइम लगने वाला है. But you cannot give up the big top end because there is a gap. So you have to work towards it. And so I think bottoms up approach and top down approach both are required. And somewhere it will create an environment which will benefit both. It may be, who knows. अब चाइना में भी ग्रोथ 20-25 साल में फिनोमिनल ग्रोथ देखा ना, वो कुछ भी नहीं थे और 25 साल में सब कुछ बदल गया. तो ये हम हमारे में हो सकता है. What do you think of Modi ji and government? How it will pan out in next? Look, I think one thing you can't take away from Modi ji, he has a vision. And he has, एक विजन है और विजन में फ्यूचर है. ये विजन नहीं है आज करना है, कल करना है, परसों करना है. ही सेइंग 20 इयर्स के आगे हम क्या होंगे. 2047. हाँ. So, you have to create a vision long term to drive a whole country and populace in that direction.
You have to give somebody that, somebody made a statement कि 25 साल किसने देखा है वो. तो I think somebody commented that अगर ऐसे ही लोग सोचते तो शायद nobody would have given their life for independence of the country. इंडिपेंडेंस के लिए 100 साल की लड़ाई हुई ना. सो मोदी जी का विजन है. एंड आई थिंक देखिए जो डिजिटल आप देखते हैं, जो भी डिजिटल कनेक्ट है इंडिया में आज, all related. I think bulk of it is his drive, his ecosystem, whoever, but his direction and his leadership. अच्छा, अब रैपिड फायर करेंगे सर. आप बोलिए. क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे. अ बिलीफ अबाउट बिजनेस दैट हैव चेंज्ड योर लाइफ. Well, I think my belief in the business has always been a challenge that is not been done before, and something which is totally new. And that is what I've always believed in, and try new. The worst piece of advice you have received till now. When I was trying to move into entrepreneurship, तो कुछ लोगों ने मुझे मना किया, काफ़ी रोकने की कोशिश की, which I thought was not good. It delayed my एंटरप्रेन्योरशिप मत करो ऐसा. हाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुझे काफ़ी डिसवेड किया कुछ लोगों ने, अच्छा. क्योंकि अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, क्या तुम फालतू में झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार हो. The book that shaped your thinking. I can't say one book. I read lots of books. One of the first book that really was Only the Paranoid Survive, which was the first book that had a very big influence on my style of working. The second book that had a very big impact on me when I was joining Motorola was Built to Last. And finally, I would say third book that I would like to mention is by Scott Galloway, the book 4 he has written, which is Facebook, Amazon, Google, and Apple होगा क्या? Apple. The hardest phone call you ever have to make. Call it a phone call or call it a message that I had to deliver. The hardest was when we lost the payment bank license. It was given, everybody thought that we were the best, deserving recipient of payment bank. And when आपको payment अवार्ड भी bank, मिला था. award भी मिला था, and the payment bank, when payment bank was announced, and I was traveling at the airport, and I had to write a message to my team. I had to call my management team, few of them, and I had to write a message across the organization because everybody wanted it. Everybody thought we were going to get it and we deserved it. And it was the biggest shock of my life. And the hardest decision you had to ever make. Start the process of winding down Oxygen. That was a very hard decision because there were a number of businesses. It was a lot of emotion and a lot of things that had gone into it. 20 years of work. Then I finally started shutting down one by one different parts of Oxygen, and the last one I'm in the process of shutting down now. There's still something that remains, and I'm in the process of shutting that down. So this is the hardest. It takes part. a piece out of you, right? It takes a piece out of it. It is like it's not being taken out; it's being snatched away from your system. If not fintech, what industry में आप ये अब company build करते हैं आज के time पे? अब हाँ. तो मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं AI में अब कुछ करना चाहता हूँ. My mind is constantly working कि मैं क्या करूँ अभी. I'm still working on a few thoughts and ideas. Biggest waste of money in your career you have thought? Marketing expense on Oxygen Wallet. All the money spent on New Zealand team and Sachin and all. So much money went down the drain, I can't even tell you. So it was, if it was not for that, survive करते मतलब survive नहीं, we would have thrived a lot more in the core business that we had. One regulation that killed innovation of India in your view? So I think not just one. There are many regulations still which are a roadblock in rapid growth of this country, and most of them are enforcement related. I think our enforcement regulations are extremely feared. Most people feel that they cannot do what they want to do because somebody is watching, and they can, if they get on the wrong side of it, they can, for no rhyme or reason, their life can be ruined. So even today, people believe that our enforcement, whether it is taxation, whether it is enforcement directorate or whatever, these agencies are feared. They should not be feared, They should do their job. So entrepreneurs, when they get anything that introduces fear in their mind, will always come in the way of growth. If your father, the railway clerk, would see you today, what would he feel?
Well, but I can tell you, he was a great motivator for me from the very beginning. He always wanted me to be, in whatever I did, he wanted me to be the first. He said, and nothing else I want from you. I only want that you be number one. I can say very safely that I made my father proud. I want to, probably ask you last question, a parting thought for our audience that what we like to give this to India about, from you, your wisdom. Yeah. I think we should believe that India is a story that is unfolding and will unfold in a very big way now. And all of us are going to have opportunities in whatever we are doing in our own ways to be partner in that. Hmm. So we must feel confident. We must believe in ourselves Hmm. and continue to march ahead, irrespective of what we hear from others. Well, rightly said, sir. Thank you so much for coming to the Company Ki podcast, and I loved it. What we Oh, I discussed. loved it too. I think it was a big one, and thank you for patience for listening to all what I had to say. Uh, Thank you, thank you sir. very much. Thank you, sir. Thanks, Akash.